हेलो व्यूअर्स, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है पाथ फाइंडर्स ब्रांड एकेडमी पे। सो फ्रेंड्स, टर्की को लेकर भारत के ऊपर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा था, बिकॉज टर्की जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान के साथ बिल्कुल खड़ा रहा, इनफैक्ट खड़ा ही नहीं रहा, डायरेक्ट सपोर्ट भी दिया। बहुत सारे ड्रोन्स, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर टर्की ने स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान को प्रोवाइड किया। और इसलिए न्यू दिल्ली के ऊपर कांस्टेंट क्रिटिसिज्म था दैट न्यू दिल्ली इज नॉट अ सीरियस कंट्री, बिकॉज आप ऑपरेशन दोस्त लॉन्च करते हो, टर्की को ह्यूमैनिटेरियन मदद करते हो जब अर्थक्वेक आता है, और वो आपके ऑपरेशन दोस्त के बदला ऑपरेशन ड्रोन लॉन्च कर देता है, जहां पर टर्की पाकिस्तान को ड्रोन प्रोवाइड करता है। तो अब ये बात तो क्लियर था कि इस समय भारत को एक्शन तो लेना था। पाकिस्तान का तो प्रॉब्लम हमने बहुत हद तक खत्म कर ही दिया है। नाउ जयशंकर जी के रडार में टर्की है, बिकॉज टर्की अब फ्रेंड्स फाइनली भारत के साथ एक आने वाले समय में काफी डिफिकल्ट रिलेशन टर्की के साथ होने जा रहा है, बिकॉज दिस वाज नॉट एक्सपेक्टेड। ठीक है, आप एक मुस्लिम कंट्री हैं तो आप पाकिस्तान को उस पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हैं, बट द वे यू हैव डन इट, और वो भी उस समय जब आज पाकिस्तान ने टेररिज्म लॉन्च करके इतने सारे इनोसेंट लोगों को इंडिया में मारा, उसके बाद आप इस पर्टिकुलर प्रॉब्लमेटिक समय पाकिस्तान को जिस तरीके से आपने हर तरीके का मदद किया है, अब न्यू दिल्ली को समझ में आ चुका है कि टर्की जो है, इसके साथ कुछ भी करो, इट इज नॉट गोइंग टू हैव गुड इंटेंशंस फॉर इंडिया। तो इसके बाद फ्रेंड्स देख सकते हैं कि अब भारत जो है वो एक्शन में आते हुए नजर आ रहा है, और सबसे पहला काम जो एक मेजर इनिशिएटिव लिया गया है वो है अदानी ग्रुप के द्वारा। फ्रेंड्स, अदानी एयरपोर्ट ने टर्किश फर्म सेलेबी के साथ अपने सारे पार्टनरशिप्स को खत्म कर दिया था। तो फ्रेंड्स, अदानी के नाम पर आपको पता है कि एयरपोर्ट को लीज पे दिया गया है। मुंबई अहमदाबाद एयरपोर्ट अदानी ग्रुप ही चलाता है, और वहां पे जो एयरपोर्ट हैंडलिंग है वो इस समय टर्किश फर्म सेलेबी हैंडल कर रहा था अदानी एयरपोर्ट के बिहाफ पे। लेकिन अब अदानी एयरपोर्ट ने उस टेंडर को कैंसिल कर दिया है, और अब किसी और कंपनी को ये ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज को दिया जाएगा। और इनफैक्ट यहीं पर नहीं, भारत इनफैक्ट उस हर एक टर्की के द्वारा जो इन्वेस्टमेंट किया गया है इंडिया में, वो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, वो चाहे एविएशन में हो, उन सभी को वापस से रिव्यू करने जा रही है, विच मीन्स कि टर्की के इन्वेस्टमेंट्स आने वाले समय में इंडिया में काफी ज्यादा प्रॉब्लम में आ सकते हैं। और अब तो एकेडमिक जितने भी कॉलेजेस हैं वो भी एक्शन में आते हुए नजर आ रहे हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले जेएनयू ने इस चीज की शुरुआत की। उसने टर्की के यूनिवर्सिटी के साथ हर एक तरीके का एग्रीमेंट जो एमओयू साइन किया गया था, स्टूडेंट एक्सचेंज और करिकुलम एक्सचेंज को, उसको जेएनयू ने आउटराइटली कैंसिल कर दिया है। और इसके बाद फ्रेंड्स एक और खबर आई कि कानपुर यूनिवर्सिटी ने भी टर्किश यूनिवर्सिटी के साथ अपने सारे एमओयू को कैंसिल कर दिया है। और इनफैक्ट स्टेटमेंट देख सकते हैं, उन्होंने कहा है कि नेशंस डिग्निटी कम्स अबव द एकेडमिक्स, एंड यस, कानपुर यूनिवर्सिटी का ये कहना सही है। सो फ्रेंड्स, इस समय एक फुल ब्लोन ऑफेंसिव भारत के द्वारा टर्की के अगेंस्ट लॉन्च किया गया है। अब आखिरकार नया इसमें क्या किया गया है जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने किया है, इसके बारे में आज इस सेशन में हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स। बट आगे बढ़ने के पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अनअकैडमी आईएएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करंट अफेयर मैगजीन्स और प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, ये तीनों चीज के पीडीएफ अब आपके सामने लेकर आया है। ये सारे पीडीएफ आपको हमारे दिए गए वीडियो पे डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक मिलेगा, वहां पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब देखिए खबर आज सुबह की क्या आ रही है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, आवर एस जयशंकर जी, हैज पोस्टपोन्ड द टर्किश एनवॉय इवेंट। तो ये जो फ्रेंड्स टर्की का एनवॉय इवेंट था, ये इवेंट था क्या, आप समझिए कि राष्ट्रपति भवन इस टर्की के नए एम्बेसडर को आना था। तो टर्की का एक नया एम्बेसडर है जिसका नाम है अली मुसरत एसरॉय। तो इस व्यक्ति को राष्ट्रपति भवन जाकर भारत के प्रेसिडेंट के साथ मिलना था, और अपने आप को ऑफिशियली भारत का नया एम्बेसडर के बारे में एक लेटर ऑफ क्रेडेंस देना था। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये एक लेटर ऑफ क्रीडेंस होता है। ये लेटर ऑफ क्रीडेंस मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी कंट्री अपने डिप्लोमेट को दूसरे कंट्री में भेजती है एज अ एम्बेसडर, मतलब जो सबसे सीनियर डिप्लोमेट होगा जो उस कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसके लिए एक कन्वेंशन ये है कि आपको उस कंट्री के प्रेसिडेंट के पास जाना पड़ता है जो हेड ऑफ स्टेट है, और वहां पे जाके ये लेटर ऑफ क्रीडेंस देना पड़ता है कि यस, नाउ आई विल बी द एम्बेसडर
ऑफ टर्की इन इंडिया। तो ये एक तरीके से फॉर्मल नोटिफिकेशन देना होता है वहां के हेड ऑफ स्टेट को कि देखिए अब मैं आने वाले समय में अपने कंट्री का ऑफिशियल हेड होने जा रहा हूं, मैं इंडिया के अंदर रह के काम करूंगा। तो फ्रेंड्स यही पर्टिकुलर इवेंट होने जा रहा था राष्ट्रपति भवन में, जहां पे टर्की के नए एम्बेसडर अली मुर्सद एसरॉय इसको ऑफिशियली इंडिया में पोस्टिंग के लिए अपने लेटर ऑफ क्रेडेंस को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देना था। लेकिन लास्ट मोमेंट पे एस जयशंकर जी की जो मंत्रालय है MEA, उसने इस पर्टिकुलर इवेंट को कैंसिल कर दिया। इनफैक्ट शेड्यूलिंग रीजंस बताया गया है, बट ये शेड्यूलिंग रीजंस क्या है ये किसी को नहीं पता। तो एक बात क्लियर है कि एस जयशंकर जी का ये एक बहुत बड़ा ऑफेंसिव है, और इनफैक्ट ये जो पोस्टपोन किया गया है ये इनडेफिनिट है, मतलब इसका कोई टाइम स्पैन भी नहीं दिया गया है। विच मीन्स फ्रेंड्स कि जब तक ये लेटर ऑफ क्रेडेंस ये व्यक्ति जो है, जो नया चुना गया है, वो जब तक प्रेसिडेंट को नहीं देता है तब तक ये ऑफिशियली टर्की का एम्बेसडर भारत में अपॉइंट नहीं किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स ये एक बहुत ही बड़ा प्रोटोकॉल है कि अगर आपको दूसरे कंट्री में जाकर वहां पे काम करना है एज द ऑफिशियल एम्बेसडर इन दैट कंट्री, तो सबसे पहले आपको ये लेटर ऑफ क्रेडेंस वहां के हेड ऑफ स्टेट को देना है, क्योंकि अब ये व्यक्ति दे ही नहीं पाएगा। और इनफैक्ट ये जो पोस्टपोनमेंट है ये इनडेफिनिट है, विच मीन्स कि भारत ने एक तरीके का डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव टर्की के साथ यहां पर लॉन्च किया है। सो ये एक बहुत ही अच्छी खबर आ रही है फ्रेंड्स। टर्की नीड्स टू बी टॉट एंड टर्की नीड्स टू बी हिट हार्ड सो दैट वापस कभी भी इस तरीके का हरकत टर्की करने को ना सोचे। और अब टर्की की इकोनॉमी के लिए भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है फ्रेंड्स। ऑलरेडी आपको पता है, अगर आप न्यूज इकोनॉमी की फॉलो करते हो, तो टर्की का इन्फ्लेशन बहुत बड़ा हुआ है और GDP बहुत घटा हुआ है, जिसकी वजह से टर्की माइट हेड टूवर्ड्स अ स्टैगफ्लेशन। और अब फ्रेंड्स देख सकते हैं कि टर्की और साथ साथ उसके और एक चहीते कंट्री अजरबैजान, इन दोनों के लिए जो भारत की तरफ से टूरिज्म है वो भी अब काफी ज्यादा कम होते हुए नजर आ रहा है। बहुत सारे जो ट्रैवल एजेंट्स है, ईज माई ट्रिप्स, कॉक्सन के, इन सभी ने जितने भी टिकट बुकिंग है टर्की और अजरबैजान को, वो सभी कैंसिल कर दिए हैं। फ्रेंड्स 2024 में अगर हम बात करें तो इंडियन टूरिस्ट ने टर्की और अजरबैजान में 4,000 करोड़ खर्च किया था। और अगर ईज माई ट्रिप की बात करें तो 2023 में ये डेटा 3,000 करोड़ था, जो बढ़कर 4,000 करोड़ हो गया, विच मीन्स ये बहुत बड़ा मार्केट था। यहाँ पे लाखों इंडियन टूरिस्ट जाते थे, और अब क्योंकि ये ऑपरेशन बॉयकॉट चल रहा है भारत के द्वारा, तो विच मीन्स कि टर्की और अजरबैजान जैसे कंट्री में भारत के जो टूरिस्ट हैं वो काफी कम होंगे। और इनफैक्ट अगर हम बात करें एक रीसेंट ट्रेंड के बारे में, तो ग्रीस और अर्मेनिया की जो ट्रैवल टिकट्स है वो अचानक बढ़ गई है। और आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स क्यों, क्योंकि टर्की का प्रॉब्लम ग्रीस से और अजरबैजान का प्रॉब्लम अर्मेनिया से है। तो ग्रीस और अर्मेनिया का जो एक तरीके का डिमांड है टिकट्स में, वो काफी ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहा है। और इनफैक्ट ग्रीस का एक रीसेंट टीम भी यूपी में आया हुआ था, जहां पे वो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का को देखने आया था, क्योंकि आने वाले समय में जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर मोदी लास्ट ईयर ग्रीस गए थे, उसके बाद से हमारा डिफेंस रिलेशनशिप स्ट्रांग हुआ है। और अब खबर यह भी आ रही है कि ग्रीस जो है वो भारत के साथ मिलकर यूपी के डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में एक ज्वाइंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को भी एस्टैब्लिश करते हुए नजर आ रहा है। तो फ्रेंड्स भारत ने एक तरीके का अपना रेड लाइन ड्रॉ कर दिया है, और इस बार भारत जो है वो काफी एग्रेसिवली ऑफेंसिव खेल रहा है, बिकॉज दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द नेशन। अब फ्रेंड्स एक और बहुत ही बड़ी खबर यहां पे ये आती हुई नजर आ रही है कि अब भारत जो है वो आने वाले समय में प्रोबेबली कर्डिश कॉज को भी काफी ज्यादा प्रमोट करने जा रहा है। फ्रेंड्स ये देख सकते हैं आप, इस पर्टिकुलर एरिया का मैप है, ये टर्की है, सीरिया, इराक और ईरान है। यहां पे एक एथनिक ट्राइबल ग्रुप रहता है जिसका नाम है कर्ड्स, और ये जो कर्ड्स हैं ये अपना एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाना चाहते हैं, जिसको ये कहते हैं कर्डिस्तान। तो जिस तरीके से फ्रेंड्स पाकिस्तान में बलूचिस्तान का प्रॉब्लम है, जो बलूची ट्राइब को चाहिए, फिर पश्तून ट्राइब को पश्तूनी वाला चाहिए, जो अफगान तालिबान वाले लोग हैं, यहां पे सिमिलरली जो कर्ड्स हैं इनको भी हिस्टोरिकली इनका अपना इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं दिया गया था। और जिस तरीके से आज ये ऑफेंसिव लॉन्च किए हुए हैं, क्योंकि सबसे बड़ा जो कर्डिश इलाका है वो टर्की में आता है, और टर्की का ये एक तरीके का परफेक्ट एग्जाम्पल है बलूचिस्तान प्रॉब्लम का। तो फ्रेंड्स जिस तरीके से भारत ने अपना रिलेशन बलूचिस्तान के साथ बढ़ाया है, अफगान तालिबान के साथ बढ़ाया है, लेकिन अभी भी भारत का जो कर्ड्स लोगों के साथ है उसके साथ कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। इनफैक्ट कर्ड्स
लोग हमेशा चाहते हैं कि भारत के साथ वो मिलके काम करें, बिकॉज भारत का फ्रेंड्स देख सकते हैं कि यहाँ पर एक अच्छा खासा इन्फ्लुएंस रहा है। पिछले सीरिया की सरकार में बशर अल असद के साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी का अच्छा रिलेशन था। ईरान के साथ आज हमारा रिलेशन अच्छा नहीं है, बट एक जमाने में रिलेशन ठीक था। तो कर्ड्स का रिलेशन हमेशा से भारत के साथ अच्छा रहा है, लेकिन भारत के पॉलिसी रडार में कर्ड्स को कभी इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया है। लेकिन जिस तरीके से फ्रेंड्स टर्की जम्मू एंड कश्मीर में भारत को प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहता है, पाकिस्तान के थ्रू इंडिया को प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहता है, दिस इज अ टाइम कि हम कर्ड्स के साथ डायरेक्ट डिफेंस रिलेशन स्टार्ट करें, कर्ड्स के इंडिपेंडेंट कॉज की बात करें, यूनाइटेड नेशन में कर्डिस्तान के बारे में हम खूब इनकी बातों को रखने का प्रयास करें। तो ये फ्रेंड्स टर्की के लिए वर्स्ट नाइटमेयर हो सकता है अगर भारत ने इस कर्डिस्तान का कार्ड खेला टर्की के अगेंस्ट। सो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, वेदर इंडिया शुड डू इट एंड हाउ इंडिया शुड डू इट? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे, लाइक जरूर करिएगा। सी यू अगेन सम अनदर वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।